हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके कई दिन आपके यहाँ पर लेखपाल की क्लासें नहीं चली थी। इधर आपका त्यौहार भी रहा है और हम भी घर गए हुए थे, जिस वजह से आपकी क्लासें आपकी नहीं हो पाई थी। बाकी आज से आपकी क्लासें रेगुलर हो गई हैं। शाम को 6 बजे आपको क्लास मिलेगी। ये जो आपकी लेखपाल का है संशोधित टाइम टेबल हमने आपको टेलीग्राम पर भेज दिया है। अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पर आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे आपको सुविधा ही मिलती हैं। आपको पीडीएफ मिल गई, आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल गया। क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग कहते हैं सर जी नोटिफिकेशन नहीं आता है। तो हम यूट्यूब के कोई है तो नहीं है कि सीईओ हैं हम आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन भेजते रहें। नोटिफिकेशन यूट्यूब की बस यही है कि 3 ही क्लास को नोटिफिकेशन आ पाता है। अब उसमें से आपकी क्लासों का टाइम टेबल के हिसाब से आपका नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को अगर लगता है कि नहीं हम लाइव क्लास पढ़ना है तो लाइव क्लास पढ़ना है, तो हमने टाइम फिक्स कर दिया, आपको 6 बजे आपको क्लास होती है। दूसरी बात हमने कहा है कि नोटिफिकेशन नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। टेलीग्राम देव जी के ट्रिक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़िए। वहाँ पर आपको क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तुरंत जैसी क्लास स्टार्ट होगी हम शेयर कर देते हैं वीडियो, आप लोग तुरंत आ सकते हैं। पीडीएफ आपको बीच बीच में देते रहते हैं, उससे आपको फायदा होता रहता है। तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ से ही आपको फायदा मिलेगा। कि मान लो अगर क्लास का किसी प्रकार से टाइम भी इधर उधर होता है या क्लास अभी मान लो हमारे पास टाइम नहीं होता है, तो हम आपको बता देंगे कि आज हमको दिक्कत है या किसी प्रकार की समस्या है इसलिए आज क्लास नहीं होगी। तो आप भी कहोगे चलिए सर जी कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप क्या है, टाइम आपका निर्धारित है, शाम को 6 बजे क्लास आपकी है और 6 बजे आपकी चलती है। और हमने कहा है ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जुड़ते हैं तो लाइव क्लास आपको मिलेगी। अब 2-4 लोग अगर होंगे तो हम लाइव क्लास में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सीधा है कि वीडियो को रिकॉर्ड करके आपको सीधा हम आपको दे देंगे। पढ़ने वाले अपने पढ़ लेंगे और जिनको लाइव ही आवश्यकता है तो भैया लाइव पढ़ते रहिए, है ना। और हमने कहा है कि लाइव में क्या है कि आप लोग आपस में बातें ही करोगे और क्या है। तो भैया इसलिए क्या है ना कि टाइम निर्धारित है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। और आप लोगों के लिए यहाँ पर लाइव क्लास भी होंगी, है ना। जरूरत होगी तो मैराथन क्लासेस भी आपकी होंगी, क्योंकि आपका यूपी जीके वगैरह वगैरह सभी सब्जेक्ट है ना। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करिए, ठीक है। शाम को 6 बजे आपकी क्लास होती है। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो पीडीएफ वगैरह मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। हाँ, इसके पहले हमने जो क्लास लिया था एक दिन, तो वहाँ पर क्या था, नेटवर्क समस्या थी, लाइट की समस्या थी। तो इस टेस्ट पेपर को हमने कुछ क्वेश्चन तक सॉल्व भी करवाया था। तो वही टेस्ट पेपर है मॉडल पेपर नंबर आपका 6, जिसको आज पूरी तरीके से कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, जय हिंद, राधे राधे, गुड इवनिंग। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर आपका बल देता है। चलिए बताइएगा, फटाफट जवाब देना है। कि ज्ञान के सिद्धांत को बल देते हैं जो आपके उपनिषद होते हैं। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक इनमें से कौन थे, तो आप कहेंगे हरिहर और बुक्का थे। हरिहर और बुक्का थे, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। यानी आपका आंसर डी नंबर इसका राइट हो जाएगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यहाँ पर आपका ई वाला बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 दिया गया है। कह रहे बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। यानी बाल विवाह अवरोध अधिनियम है, इसको हम लोग जानते हैं शारदा अधिनियम के। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। शारदा अधिनियम इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है सर 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, तो आप कहेंगे सर ये राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। यानी आपका आंसर जो आपका हो जाएगा वो फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं रहा है। यानी फैक्ट की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन के पीछे एक मकसद नहीं था। यानी आपसे कह रहा है बंगाली राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, बांटो और शासन करो नीति भी आपकी रही है, ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन भी आपका रहा है, सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये आपका आंसर डी हो जाएगा। इनमें से कोई, यानी इनमें से जो आपका दिया है ये इनका मकसद नहीं रहा है। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद निम्नलिखित में से किस देश से आपका लिया गया है। यानी संघवाद जो आपका दिया है वो आपकी कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे सर ये कनाडा से लिया गया है। यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कनाडा बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है, संविधान की आत्मा के रूप में जानते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सर ये प्रस्तावना होता है। यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में कहा जाना जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो आपके कौन होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं जो पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी आपके वयस्क होते हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पर ग्राम सभा के सदस्य कहते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया कि इस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। तो आप कहेंगे सर ये मंगल ग्रह है जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। आपसे कह रहे हैं यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव व सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से जो लंबवत घाटियां होती हैं उनको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इनको बोलते हैं डंस। क्या बोलते हैं, यहाँ पर याद रखना 10 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा, इनको डंस कहते हैं। यानी हमारी जो यूरेशियाई प्लेट है और आपकी भारतीय प्लेट है जब आपस में टकराई
तो इनके बीच में सुकड़न हुआ, सुकड़न के बाद ये आपकी लंबवत घाटी बनी, लंबवत घाटी को होता है उसी बोलते हैं डंस बोलते हैं। डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी आपका नहीं है। यानी जो पारिस्थितिकी तंत्र है इसकी जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। यहाँ पर 11 नंबर में तो आप कहेंगे सब देखिए पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता हो गया, मध्य अव्यवधान हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र की आयु हो गई। कह रहे पोषण स्तरों में कम करना, ये क्या कोई बात हो रही है क्या? यानी पोषण स्तरों की कम संख्या ये सर जी आपके विविधता को बढ़ाएगी या घटाएगी? तो हमने कहा सर जी जैव तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है कि आप पोषण के स्तर को कम कर दो, है ना। इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक निम्नीकरण यानी डिग्रेडेबल प्रदूषक आपका दिया गया है। यानी आपको हमने यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आपको होमगार्ड की क्लास में बताया भी है और हम कहते भी है कि अगर आप होमगार्ड की क्लास देखते हैं तो नहीं देखते हैं तो देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि होमगार्ड की क्लास में जीके जीएस आपका मेन होता है और वो जीके जीएस अगर आप पढ़ते रहते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, टॉप 100 क्वेश्चन जरूर लगाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो हमने कहा सर 12 नंबर में देखा जाए तो यहाँ पर 12 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर कौन सा सी नंबर है, घरेलू वाहित मल होता है। हमने कहा सर जी जैसे पारद है, पालिश धातुएं हैं, इस्पात है आपके हैं, तो इनको गलने में समय लगता है, लेकिन घरेलू वाहित मल जो होता है ना वो आपका बहुत जल्द क्या हो जाता है, एक प्रकार से ये जो एक प्रकार से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि भारत के जैव विविधता के संदर्भ में सीलोन, फ्रॉग माउथ, कॉपर स्मिथ, बारबेट, ग्रे चिंट, मिनीवेट और हाइट थ्रेंजन रेडजॉर्स्ट क्या है। देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आपका है, यानी ये जो आपका एक पक्षी का नाम है, मालूम ये क्या है, एक पक्षी है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ये नंबर, ये पक्षियों की प्रजातियां हैं। यानी ये सब जितनी दी गई हैं, सीलोन दिया गया है, फ्रॉग माउथ दिया गया है, कॉपर स्मिथ, बारबेट है, ये सभी क्या हैं, ये पक्षियों की प्रजातियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा पक्षियों की प्रजातियां हैं। क्वेश्चन दिया गया है निम्न प्रदेशों द्वारा हस्ताक्षरित करार क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध आपकी किससे है। यानी 14 की बात करते हैं तो क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल में देखा जाए जो आपका स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन हुआ था। यानी यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया वो आपका सी हो जाएगा। जापान में जो क्योटो शहर है यहाँ पर 1907 में यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के द्वारा यहाँ पर एक प्रकार से कह सकते हैं कि सम्मेलन हुआ था, ये था स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से था। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा देश है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है आपके आंसर ये नेपाल आपका है, आंसर आपका बी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में आपका है। यानी नवाबगंज जो पक्षी अभ्यारण्य वो आपका कहाँ है। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय हिंद। नवाबगंज जो आपका दिया गया है, नवाबगंज कहाँ पर है, तो आपके आंसर उन्नाव जिले में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, उन्नाव जिले में हो जाएगा। आपसे कह रहा है डीपीआई का मतलब इनमें से क्या है। डीपीआई का मतलब क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है। क्या होता है, डॉट्स पर इंच होता है। यानी ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को दिया गया है आपसे कह रहा है सॉफ्टवेयर जो प्रजातियों की पुनर्वर्तित करने के अधिकार के साथ साथ उपलब्ध कराया जाता है उनको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया गया और 18 की अगर बात करते हैं तो कह रहा है कि सॉफ्टवेयर जो प्रजातियों को पुनर्वर्तित है ना, पुनर्वर्तित या पुनर्वर्तित करने के लिए अधिकार के साथ उपलब्ध कराते हैं, इनको क्या कहते हैं। तो इनको कहा जाता है शेयरवेयर। क्या बोलते हैं इनको, शेयरवेयर कहते हैं। ऑप्शन आपका सी बनेगा। निम्न कंद फलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। यानी यहाँ पर देखा जाए तो ये आपका होता है आलू को कहते हैं, याद रखना गरीबों का मित्र कहते हैं आलू को। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहते हैं। तो आपके आंसर ये भदोही है, भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म इनमें से क्या है। यहाँ पर देखा जाए यूपीएसआईडीए का फुल फॉर्म होता है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। यानी पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। ए नंबर इसका आपका बनेगा। सूची भ्रष्ट को सूची संख्या सुमेलित करना है, क्षेत्र दिया गया है और आपसे यहाँ पर खनिज दिया गया है। सोनभद्र अगर हम ले चलते हैं तो सोनभद्र में आपको मिल जाएगा चूना पत्थर मिल जाएगा। अगर इलाहाबाद चलते हैं तो इलाहाबाद में क्या मिलेगा, तो इलाहाबाद यानी प्रयागराज मिलेगा सीसा बालू। क्या मिलेगा, सीसा बालू। यहाँ पर ललितपुर की बात करते हैं तो ललितपुर में आपका तांबा मिल जाता है। और मिर्जापुर की अगर बात करते हैं तो नॉन फायर प्लास्टिक जो आपका दिया गया है, यानी नॉन प्लास्टिक फायर के लिए आपकी मिल जाती है। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहे माना जाता है कि उत्तर प्रदेश के मध्य में स्थित अपनी मां को उपदेश देने के बाद गौतम बुद्ध ब्रह्मा देवराज इंद्र के साथ अवतीर्ण आपके हुए थे। ये आपकी जगह जो आपकी है ना वो आपका है संकिसा है। ठीक है, संकिसा जो आपका है, यानी आंसर आपका यहाँ पर नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा प्रसिद्ध संगीतकार स्वामी हरिहर दास किस मुगल शासक के समकालीन थे। यानी 24 की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा सर ये अकबर के समकालीन थे, यानी फर्स्ट नंबर इसका राइट हो जाएगा। हरिहर दास जो थे अकबर के समकालीन थे। क्वेश्चन दिया गया है नवाब सुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का जो मकबरा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर आपका है। तो बहू बेगम का जो मकबरा है वो आपके कहां पर है, तो आपके आंसर बहू बेगम मकबरा ये आपके फैजाबाद में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है
कि कुंभ मेला हिंदुओं का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा लगभग हर 12 वर्षों में किन 4 तीर्थ यात्राओं की जगहों में होता है। हमने कहा कि आपके यहाँ पर जो आपका होता है ना, कह सकते हैं जो महाकुंभ लगता है या कुंभ लगता है, प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में लगता है, यानी पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जो सितार और सुरबहार के इमदाद घानी घराना के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से स्थान है जो सितार और सुरबहार के इमदाद खनी घराना के लिए जाना जाता है। यहाँ पर 27 नंबर दिया है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा सर ये इटावा हो जाएगा, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा, इटावा बन जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, प्रसिद्ध संगीतक गिरजा देवी का संबंध कहाँ से है। गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है, बनारस घराने से है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। यहाँ पर देखो दिया गया गायक दिया गया है और गायन शैली दी गई है। हमने कहा यहाँ पर जैसे राज राजन आपके मिश्र होते हैं, इनका संबंध ध्रुपद से आपका है, यहाँ पर फर्स्ट होगा। ताज बेगम जो आपका है, ताज बेगम एक किसको कहा जाता है, आप कहेंगे सर आपकी जो ताज बेगम है ना, ताज बेगम का संबंधी जो आपकी कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, यानी देखा जाए तो इनका जो संबंध है वो कृष्ण भक्ति में देखा जाए तो एक प्रकार की कवित्री है। तो फिर बड़ी मैना जो आपकी रही, बड़ी मैनी ठुमरी टप्पा के लिए जानी जाती है। यहाँ पर अंबाजी जो चतुर्वेदी है, अंबाजी ये आपकी ध्रुपद के लिए जानी जाती है, ध्रुपद के लिए आपकी जानी जाती है। तो सर जी यहाँ पर एक ही बच रहा है आपका जो ताज बेगम है, हमने कहा सर ये आपकी कचरी से यहाँ पर लगा दीजिएगा, ठीक है ना, यानी इस प्रकार से आपका आंसर है यहाँ पर आपका होगा। लेकिन आपसे पूछा गया सर जी क्या, अच्छा ये कह रहा है सर जी कौन सा सुमेलित नहीं है ना, कौन सा सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया था, तभी तो यहाँ पर देखो राज राजन मिश्र आपका ध्रुव टप्पा हो गया। यहाँ पर ताज बेगम जो दिया गया है, ताज बेगम जो दिया गया है ये ठुमरी आपका टप्पा है नहीं है, बड़ी मैना आपका कजरी है और अम्बा जो आपके हैं वो ध्रुपद हो जाएंगी। ये इस प्रकार से आपका बन रहा था, यानी यहाँ पर आपसे कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कोई नहीं था, यहाँ पर मिलान करना था कौन सही है कौन नहीं सही है। तो यहाँ पर ताज बेगम जो आपका है ठुमरी टप्पा ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी राज राजन आपके ध्रुपद टप्पा है, बड़ी मैना कजरी है और अंबानी चतुर्वेदी आपकी किसने हैं, अंबाजी चतुर्वेदी आपके हैं ध्रुपद से, इसलिए आपका आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहां से आपके संबंधित हैं। देखो 30 की बात करते हैं तो इनका जो संबंध आपकी इटावा घराने से है, यानी किसकी बात हो रही है, तो नवाब इनायत खान जो आपके हैं इटावा घराने से थे। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह जो आपकी है ना, इनकी जो दरगाह स्थित है वो आपकी कहां पर है। चलिए उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा दरगाह शरीफ की जो मजार है वो आपकी स्थित है। यहाँ पर याद रखना ये जो आपकी स्थित है ना कहां पर, तो आपके सर अम्बेडकर नगर में है, आंसर हमारा आपका सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तो उत्तर प्रदेश महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका 1874 में प्रकाशित करने का विसरी जाता है, जिसके संपादक वो आपकी भारती हरिश्चंद्र आपके थे। यानी 32 की बात करते हैं तो आपके सर ये आपकी बाला बोधिनी थी, बाला बोधिनी पत्रिका का जो संपादन है वो आपकी भारती हरिश्चंद्र ने किया था। ये ऐसी आपकी पहली पत्रिका है जो आपकी 1874 में महिलाओं से संबंधित आपकी रही है। क्वेश्चन दिया गया है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा समुदाय है जिसमें खाप है ना, क्या है, खाप पंचायत व्यवस्था एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में आपकी पाई जाती है। यानी यहाँ पर देखो 33 नंबर में जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर आपका जाट, यानी ये जाट समुदाय से है, ये एक ऐसा आपका समुदाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था है, ये जाट समुदाय से आपकी जुड़ी है, याद रखना है। क्वेश्चन दिया गया है भारत में निर्धनता को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किन आंकड़ों के आधार पर मापा जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर 34 नंबर में ऑप्शन सी हो जाएगा, उपभोग और व्यय के आधार पर मापते हैं। इसमें जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन है यहाँ पर निर्धनता को उपभोग और व्यय के हिसाब से कितना वो खा रहे हैं कितना कमा रहे हैं, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन जगह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का जो प्रारंभ है कब किया गया था। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो शुरुआत हुई थी 35 नंबर में, वो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सर 1 अप्रैल 2008 को इसकी शुरुआत हुई थी, 1 अप्रैल 2008 आपका आंसर ये बन जाएगा। पंचायती राज को अंतर्राष्ट्रीय शासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। यानी 36 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो पंचायती राज व्यवस्था है ना, ये संविधान का 73 नंबर के संशोधन के तहत हुआ था, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन जगह है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आपकी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है इसकी शुरुआत 1999 में होती है, कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, याद रखना शुरुआत होती है 1999 में आपकी होती है, इनमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन आपका ई बन जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन कौन सा है। दीमक को खत्म करना इसके लिए आपको होता है क्लोरोपाइरीफॉस, क्या होता है, क्लोरोपाइरीफॉस होता है, ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है कि आंतरिक प्रशासन के लिए निर्देश जारी करने के लिए आमतौर पर संचार के किस माध्यम का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए नियमित छुट्टी का अनुदान जो आपका है 39 नंबर में, वो आपका हो जाएगा सर ये कार्यालय आदेश होता है, यानी यहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए ये पत्र लेखन से आपका जुड़ा हुआ है। आमतौर पर हम लोग कह सकते हैं एक प्रकार से जब निर्देश जारी करना होता है तो निर्देश जारी करने के लिए जो आपका होता है या नियमित छुट्टी के लिए होता है तो आपका ये कार्यालय आदेश होता है, ऑप्शन आपका सी बनेगा। नमस्ते भैया, गुड इवनिंग।
जब स्वरों के उच्चारण में ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका के द्वारा भी निकलती है, उस नासिकता को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग होता है चंद्रबिंदु का होता है। किसका होता है? चंद्रबिंदु का प्रयोग करते हैं। यानी हमने कहा सर ध्वनि मुख के साथ साथ जब नाक से भी निकलती तो ये चंद्रबिंदु होती है, यानी चांद की बिंदी लगी होती है। क्वेश्चन दिया गया है जो चाहे करो बस हमें तंग ना करो। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपके सर ये आपका होता है अर्ध विराम है। यानी आपसे पूछा है सर जी कौन सा विराम चिन्ह दिया है, तो हमने कहा सर जी यहाँ पर रिक्त स्थान में जो आएगा वो आपका हो जाएगा अर्ध विराम हो जाएगा। हमने कहा सर जी अर्ध विराम जो आपका होता है वो क्या होता है, तो हमने कहा ऐसे आपका बना होगा, नीचे आपका कॉमा होगा, तो आप कहेंगे जो चाहे करो, है ना। देखिए यहाँ पर कॉमा हो गया, जो चाहे करो, इसके बाद यहाँ पर आपका अर्ध विराम होगा, बस हमें तंग ना करो। तो ये आपका आंसर आपका बी नंबर यहाँ पर भरा जाएगा। क्वेश्चन दिया गया शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद आपका है? तो यहाँ पर देखा जाए हमने कहा शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता जो आपका है वो कैसा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए जो आपका 42 नंबर है, 42 को ऑप्शन आपको हो जाएगा सर ये भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा है। मैंने नौकर से खाना बनवाया वाक्य में कौन सी क्रिया है? मैंने नौकर से खाना बनवाया, इसमें कौन सी क्रिया है? 43 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए 43 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा सर प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि बनवाना है, हमने कहा बनवाना है, जो आपका आंसर है ये नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है भाववाचक संज्ञा आपको छांटना है 44 नंबर में। हमने कहा भाववाचक संज्ञा आपको दी गई है और भाववाचक की बात करते हैं, दादाजी के द्वारा अनिल को डांटा गया, इसमें तो होगा नहीं है, लेकिन तोते से उड़ा नहीं गया, यानी आपका आंसर बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्रोत या गठन के आधार पर शब्दों के भेद कितने होते हैं? तो स्रोत या गठन के आधार पर जो शब्दों के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? यहाँ पर आप कहेंगे सर 45 नंबर का जो ऑप्शन आपका दिया गया है वो आपका आंसर हो जाएगा 3 और 4। हमने कहा सर ये 3 और 4 क्या हुआ, यानी हमने कहा सर स्रोत के आधार पर जो आपके होते हैं 4 भेद होते हैं, बनावट के आधार पर आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर याद रखना स्रोत के हिसाब से 4 और गठन या जो आपकी रचना होती है बनावट होती है, हमने कहा गठन हो गया, बनावट हो गया या व्युत्पत्ति हो गया, उसके आधार पर आपके 4 होते हैं, 3 होते हैं। तो हमने कहा ये 4 कौन होते हैं? 4 होते तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, यानी स्रोत के आधार पर। जब आपसे पूछे गठन या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर तो आपके 3 होते हैं। रूढ़ शब्द होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है, यानी आपका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एकाच छुआ करट शब्द का पर्याय इनमें से क्या है? एकाच छुआ करट शब्द का पर्याय पूछा गया है, यानी 46 की अगर बात करते हैं तो 46 नंबर में ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 46 नंबर का ऑप्शन आपको हो जाएगा सर यहाँ पर दिया है एकाच और करट शब्द का पर्यायवाची। एकाच किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कौवा, यानी आप कहेंगे सर काग, वायस, काक, पिसुन, ये सब आपके कौवा के होते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा के लिए शब्द इनमें से क्या है? प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा के लिए जो शब्द आपका है 47 में, वो राइट आंसर आपका इनमें से हो जाएगा अभिलाषा होता है, यानी सी नंबर हो जाएगा, अभिलाषा बनेगा। क्वेश्चन दिया गया है अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य इनमें से कौन है? यानी 48 की बात करते हैं तो अर्थ के आधार पर विधान, हमने कहा राहुल खेलेगा, हमने कहा सही राहुल तुम खेलो, फिर यार राहुल खेलता है, यानी अर्थ के आधार पर दिया है विधानार्थक वाक्य है, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर 48 में से सी हो जाएगा। यानी हमने कहा सर ये होता क्या है, तो हमने कहा इसका मतलब होता है जो जानकारी होती है वो चालू होती है, यानी जानकारी जो आपकी प्राप्त होती है। तो हमने कहा यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो क्या हो रहा है, यानी कंटिन्यू है कि नहीं है, तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है उत्तर देश में विवाह को किस रूप में माना जाता है? तो उत्तर देश में जो आपका विवाह है दोस्तों याद रखना एक प्रकार का ये धार्मिक संस्कार है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो सर्वप्रथम प्रायोगिक शुरुआत है उत्तर प्रदेश के किन जिलों से आपकी की गई थी? याद रखिए जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ना, इसका जो शुरुआत होता है, जिसका शुरुआत जो होता है ये सर्वप्रथम कहां से किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो आपकी होती है इटावा और गोरखपुर से हुई थी। याद रखना इटावा और गोरखपुर से स्टार्टिंग होती है। ये जो सामुदायिक आपका है 1948 में इसकी आपकी हुई थी, यानी आपका आंसर बन जाएगा ए नंबर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण विकास में जियो स्पेशल तकनीकी का उपयोग लेखपाल मुख्य रूप से किस काम के लिए करता है? तो साहब ये करता है गांव के नक्शों की सटीक सीमांकन और आपदा प्रबंधन के लिए करता है, यानी गांव का जो नक्शा होता है उसकी सटीक जानकारी हो सके, उसका सीमा पता चल पाए, और आपदा प्रबंधन में ही जियो स्पेशल का तकनीकी का प्रयोग होता है। क्वेश्चन आपका दिया गया है परम श्रृंखला के अनुसार जो आपका दिया के सुपर कंप्यूटर का विकास भारत की किस संस्था द्वारा यहाँ पर किया गया था? भारत हमने कहा सर जी कंप्यूटर का जो विकास हुआ है वो किसके तहत किया गया था? तो ये हुआ था आपका सीडैक पुणे के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? सीडैक जो आपकी है सीडैक कंपनी है उसके द्वारा, यानी पुणे में आपका किया गया था। परम जो आपका था यहाँ पर आंसर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन को दिया गया और आपसे कह रहा है कि हरिकेन प्रति घंटे में कितने किलोमीटर की गति से आपकी चलते हैं? यानी हरिकेन जो आपके एक प्रकार से क्या है तूफान होते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इसका जो आपका आंसर आ रहा है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में चलता है। हरिकेन जो आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाला, और ये देखा जाए तो आपके अटलांटिक क्षेत्र में चलने वाला एक चक्रवात है,
और ये आपका 120 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी इसका राइट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचरित डेटा का एक उदाहरण आपका नहीं है। असंचरित का डेटा का उदाहरण नहीं है, यानी हम लोग इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। तो यानी जिसका कोई पुनर्निर्धारण ना हो, यानी प्रारूप या संरचना नहीं होता है। तो आप कहेंगे सर जैसे आपका दिया है स्प्रेडशीट, आपका टेबल हो गया है ना, ये आपकी इमेज हो गया या वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ये आपका हो गया, इसमें से आपका डेटा का एक उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है चयनित टेक्स्ट के केस को शीघ्रता से अपर केस में बदलने के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। यानी किसी भी आपको टेक्स्ट को अगर आपने चयन किया है, उसको अगर शीघ्रता से अपर केस में बदल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर शिफ्ट प्लस F3 ये आपकी जो बटन होती है, यानी शिफ्ट को दबाना है, साथ में यहाँ पर फंक्शन की जो आपका 3 होती है इसको मतलब दबाना है, तो ये शीघ्रता से अपर केस में बदल जाएगा। ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस प्रकार के कंप्यूटर को इंटरनेट होस्ट माना जाता है, यानी जिसे हम लोग होस्ट करते हैं। जैसे आपका होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। इसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं भाई, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऐसे जो आपके कंप्यूटर होते हैं जिनसे हम लोग क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, एक प्रकार से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये ऐसे डिवाइस होते हैं जो कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर दिया गया है, इनका आंसर क्या हो जाएगा सर, सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये इंटरनेट से जुड़े हैं तो हम इनसे यहाँ पर कह सकते हैं कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भौतिक चीज है जो ईथरनेट या किसी तार पर दिखाई देती है। यहाँ पर देखा जाए तो ये होता है, इसको बोलते हैं पैकेट। क्या बोलते हैं, इनको कहा जाता है पैकेट कहा जाता है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी पैकेट एक ऐसी भौतिक रूप में मौजूद डेटा की इकाई होती है जो ईथरनेट या किसी अन्य नेटवर्क के माध्यम से ये ट्रांसमिट होती रहती है। यानी एक डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसमें इंटरनेट पर भेजा जाता है और प्राप्त किया जाता है, तो वही आपका इसको बोलते हैं पैकेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए एक अंतर संचालिता मानक का उपयोग इनमें से किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 58 नंबर है इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये होता है ISO जो आपका दिया गया है 222, यानी ISO की इसके माध्यम से जो आपका दिया गया है 2022, ये वैश्विक वित्तीय समावेशन से है, यानी कैसे है, विश्व में जो वित्तीय संदेश आपके होते हैं, वित्तीय संदेश से जुड़ा हुआ ये आपका मानक है, यानी आपका जो आंसर है आपका हो जाएगा डी नंबर। हम इसका उपयोग जैसे डिजिटल भुगतान होता है, ये वित्तीय संस्थान होते हैं उनके बीच बेहतर संचार आपका इससे होता है, जैसे स्विफ्ट हो गया या आपका RTGS हो गया, यानी जब हम लोग पैसा का ट्रांजेक्शन करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, जब विश्व के हिसाब से होता है, जैसे अपने इंडिया में अगर पैसा विदेशों को आता है ना, तो कहते हैं स्विफ्ट कोड जरूरी होता है, RTGS कर दियो, है ना, रियल टाइम ग्रॉस जिसे बोला जाता है। तो इन प्रणालियों में इसका रूप अपनाया जाता है, ये जो आपका होता है ये वाला आपको होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है IFS कोड में अंक होते हैं। तो IFS कोड में जो अंक होते हैं वो कितने होते हैं, 11 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका भी हो जाएगा 11 अंकों का एक अल्फा न्यूमेरिक कोड आपका होता है। पहले के 4 अंक बैंक की पहचान करते हैं और 5वां अंक हमेशा 0 ही मिलेगा, और अंतिम 6 अंक जो होते हैं वो बैंक की शाखा को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए, 11 हो गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि मल्टीमीडिया का अवगुण निम्नलिखित में से क्या है। मल्टीमीडिया का अवगुण भी है, किसी चीज़ में अच्छाई है तो किसी चीज़ में महंगाई भी है। तो हमने कहा सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका मल्टीमीडिया का अवगुण है क्या, यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जो आपकी लागत होती है, क्या होती है, लागत, यानी कि मल्टीमीडिया का उत्पादन महंगा होता है, क्योंकि एक प्रकार का एक अधिक माध्यम जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स करना, ये सब चीज़ इसमें आ जाते हैं। तो मल्टीमीडिया में हर चीज़ शामिल होने की वजह से इसका जो उत्पादन लागत होता है वो महंगा होता है, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस प्रकार का मैलवेयर स्वप्रकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। तो ये जो आपका होता है यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अब आपको सर ये मैलवेयर दिया गया है, तो मैलवेयर एक प्रकार का ऐसा है स्वचालित बनाकर पूरे नेटवर्क फैल जाता है, उसे वर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, ये इसको बोलता है वर्म कहा जाता है, यानी जो परिभाषा है ये वर्म की परिभाषा है कि वर्म एक प्रकार का मैलवेयर है जो स्वप्रकृति बनाकर पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है, यानी खुद की कॉपी बना लेता है, खुद की कॉपी करके नेटवर्क की कमजोरियों को फायदा उठाकर ये फैला देता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ई हो जाएगा, यानी होता है वर्म होता है। अब आपको सर ये ट्रोजन भी नाम सुना है, तो ट्रोजन मतलब होता है ये स्वप्रकृति नहीं बनाता है बल्कि खुद को वैध प्रोग्राम बना लेता है। स्वाइपवेयर होता है, यूजर जानकारी चुराता रहता है, ये जो आपका स्वाइपवेयर है ये जानकारी को चुराता है, लेकिन यह भी स्वयं को कॉपी नहीं बनाता है। ये जो आपका भैया टाइम बम है, तो टाइम बम एक प्रकार का मैलवेयर है जो किसी विशेष घटना या समय पर सक्रिय होता है, यानी कभी भी जब विशेष कोई घटना होता है तभी सक्रिय होता है। और रूट किट क्या होता है, तो ये सिस्टम को नियंत्रित करता है और छिपने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो यहाँ पर याद रखना इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। 5 पॉइंट क्लियर हो गए। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, जब हम आपको अलग से पढ़ाएंगे कंप्यूटर को तब आपको ये सब चीज़ें एक साथ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्वेश्चन आपका 62 है
कि वितरित कंप्यूटिंग वातावरण में बड़े डेटा सेट को संग्रहित और संसाधित करने के लिए कौन सा ओपन सोर्स फ्रेमवर्क व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तो इसको हम लोग कहते हैं, याद रखना 5 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। इसको बोलते हैं अपाचे ह्यूड। क्या कहते हैं? अपाचे ह्यूड। यानी ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है जो वितरित कंप्यूटर या वातावरण में बड़े पैमाने पर डेटा को क्या करता है? संग्रहित करता है, संसाधित करता है, यानी प्रोसेसिंग करता है, उसके लिए उपयोग इसमें से ही किया जाता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन से कंप्यूटर वास्तविक संख्याओं से निपटते हैं और समस्या का उत्तर गिनती करके प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो इसको बोलते हैं हम लोग डिजिटल, क्योंकि गिनती की बात किया है और गिनती दिया है, यानी हमने कहा डिजिटल कंप्यूटर डेटा को दर्शाते हैं, संसाधित करते हैं, इसके लिए बाइनरी प्रणाली का प्रयोग करते हैं जो कि गणना करते हैं, लॉजिक ऑपरेशंस करते हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका ये हो जाएगा डिजिटल होता है। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम है जो सॉफ्टवेयर फ्लैश ड्राइव, रोम या ई रोम पर संग्रहित एक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर है और इसे ओएस द्वारा पहचाना जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए सर जी, इसको हम लोग कहते क्या हैं? तो इसको कहते हैं, यहाँ पर याद रखना है, इसे कहा जाता है फर्मवेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मवेयर कहते हैं। तो ऐसा जी जो आपका फर्मवेयर है, हमने कहा एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है, यानी ऐसा प्रोग्राम होता है जो फ्लैश ड्राइव है या रोम है या ई प्रोम है, इसमें इनबिल्ट होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा ये पहचाना जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्राथमिक कार्य में से क्या होता है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो कार्य होता है, याद रखना है, यहाँ पर देखा जाए तो आपके जो कंप्यूटर होते हैं, यानी कंप्यूटरों के बीच फाइलें जो ट्रांसफ़र करना होता है, ये FTP का कार्य होता है। ठीक है ना, कंप्यूटरों के बीच फाइलें ट्रांसफ़र करना ही बोलते हैं FTP, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि ईस्ट का उपयोग ब्रेड बनाने में क्यों किया जाता है। चलिए बताइएगा। अब थोड़ा सा आसान क्वेश्चन होंगे क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको कठिन लग रहे हैं, क्योंकि इसके पहले आपने सही से पढ़ा भी नहीं होगा और ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। अब आपके लेखपाल में ज़रूरत पड़ रही है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पर हमने कहा सर ईस्ट का जो प्रयोग होता है वो क्यों होता है, तो ईस्ट का प्रयोग ब्रेड बनाने में क्यों किया था ये कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन के लिए होता है, यानी 66 नंबर की बात करते हैं तो ईस्ट का उपयोग ब्रेड को फुलाने, नरम, स्पंजी, हवादार बनाने के लिए होता है, क्योंकि यह आटे में मौजूद होता है। जो शर्करा होता है ना, उसमें CO2 गैस का उत्पादन करता है। यानी आप देखेंगे इनको क्या होता है, एक दिन पहले सड़ा देते हैं। ठीक है, यानी जब ईस्ट बनाते हैं, यानी कब ब्रेड बनते हैं तो पहले एक दिन पहले आटा को फुला देते हैं, और फुला देते हैं तो क्या होता है, इनके अंदर गैस बनती रहती है ना, वो आपकी गैस होती है CO2। और जब CO2 गैस निकलती है धीरे धीरे आपके बुल्ले के टाइप में, तो उनमें छिद्र बनते जाते हैं, और जो छिद्र बनते जाते हैं वो जो छिद्र होते हैं वो CO2 गैस का उत्पादन होता है, इसी वजह से आपका है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा सर? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बौद्धिक संपदा के संदर्भ में फेयर यूज सिद्धांत का क्या अर्थ आपका है। फेयर यूज का जो सिद्धांत है इनमें से आपका है क्या। तो यहाँ पर देखा जाए इसका आपका अर्थ होता है कि शिक्षा या समीक्षा के लिए सीमित उपयोग। फेयर यूज मतलब क्या होता है, यहाँ पर शिक्षा या समीक्षा के लिए जो सीमित उपयोग होता है उसी को हम बोलते हैं बौद्धिक संपदा में फेयर यूज कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस प्रकार की संस्था है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये भारत में एक कैसी संपदा है, मतलब कैसी आपकी संस्था है, वैधानिक संस्था है। याद रखना, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये भारत में एक आपदा प्रबंधन के लिए शीर्ष वैधानिक संस्था आपकी निकाय बनाई गई है। स्थापना अधिनियम 2005 के तहत इसको किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भूकंपीय आपदा से निपटने के लिए सही तरीके हैं। तो भूकंपीय आपदा से देखा जाए तो निपटना है, इसके लिए सही तरीके आपके कौन कौन हो सकते हैं। तो हमने कहा भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की जाए, भूकंप संभावित क्षेत्रों का शुभेच्छता मानचित्र तैयार किया जाए, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में घरों के प्रकार और भवन डिजाइन में सुधार लाया जाए, इसी से आपका फायदा हो सकता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि UPI का वैश्विक अपनाया जाना किस अवधारणा का उदाहरण आपका है। यानी जो UPI आपका है इसको विश्व में भी यहाँ पर देखो अपनाया जा रहा है, तो इसकी जो अवधारणा है आपकी कैसी अवधारणा है। तो आप कहेंगे सर ये आपकी है रिवर्स इनोवेशन। क्या है, कैसा है, रिवर्स इनोवेशन आपकी कहलाती है। ये तकनीकी जो है वो सस्ती होती है, यानी स्थानीय जरूरतों के लिए विकसित किया जाता है, सस्ती तकनीकी होता है, विश्व स्तर पर इसको हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं रिवर्स इनोवेशन कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ट्रांजेक्शन तुरंत हुआ, हमने कोड डाला, इसको पैसे पहुंच गए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास से सबसे बड़ी चुनौती आपकी क्या है। यहाँ पर देखो दिया है नवीन प्रौद्योगिकी के विकास से संबंधित सबसे बड़ी चुनौती जो आपकी इनमें से क्या है। तो यहाँ पर देखिए नवीन प्रौद्योगिकी के विकास से भाई नई नई टेक्नोलॉजी आती है, और नई नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो इसमें क्या होता है साइबर सुरक्षा के खतरे भी बढ़ते जाते हैं।
तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा साइबर सुरक्षा खतरे हो जाते हैं, है ना। यानी डेटा चोरी करना, हैकिंग करना, साइबर हमले करना, ऐसी समस्या बढ़ती जाती है, जो कि सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। डिजिटल अगर होगा तो हमारे साथ साइबर के समस्या ज़्यादा हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है ज्वरी ऊर्जा किस बल के कारण उत्पन्न होती है। ज्वरी ऊर्जा जो आपकी होती है ना, इसमें क्या होता है, सूर्य का तापमान से मतलब नहीं है, पृथ्वी का घूर्णन दिया है, महासागरीय धाराएं हैं, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण है। तो आप कहेंगे सर ज्वार भाटा जो आते हैं ना, यहाँ पर जैसे सूर्य का आपका गुरुत्वाकर्षण है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आपका हो गया, पृथ्वी का आप केंद्रीय बल हो गया, है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है बायोटेक्नोलॉजी का सैन्य उपयोग क्या है। बायोटेक्नोलॉजी का समान उपयोग इनमें से क्या है। तो 73 का ऑप्शन हो जाएगा संभावित व जैविक हथियार हैं। क्या हैं, यहाँ पर होता है संभावित जैविक हथियार, यानी जो बायोटेक्नोलॉजी का सैन्य उपयोग क्या होता है, इसका संभावित जैविक हथियार बनाए जाते हैं। तो आपका जो आंसर हो जाएगा इनमें से क्या हो जाएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है, जो कि किस राज्य में स्थित है। देखिए 74 नंबर है, और ये जो आपकी चोटी है ना, वो आपकी कहाँ पर है, आपके अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है, कांगटो पर्वत है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की ऊंची चोटी आपकी है, याद रखना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, यहाँ पर देखा जाए जैसे आपका अल नीनो होता है, तिब्बत का पठार भी होता है, जेट स्ट्रीम धाराएं भी होती हैं। यानी देखा जाए तो आपके मानसून के, हमारे भारत का जो मानसून है, इनमें सभी चीज़ें आपके शामिल होती हैं। यानी अल नीनो हो गया, यानी मानसून को कमजोर या अनियमित कर देता है। तिब्बत का पठार ये तापी प्रभाव की मानसून को तीव्रता ला देता है। जेट स्ट्रीम मानसून के आगमन और वापसी में भूमिका निभाता है। तो ये सभी चीज़ें आपका आंसर इसका डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगर हम आपसे मैप में बताएं तो आपको मालूम है, जैसे हमारा ये भारत है, तो हमने कहा यहाँ से एक रेखा जाती है भूमध्य रेखा, तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य की किरणें हमेशा यहाँ पर बनी रहती हैं। तो यहाँ पर का जो टेम्परेचर होता है वो मतलब क्या होता है, ज़्यादा होगा। जब ज़्यादा होगा तो गैसें बनेंगी, गैसें बनेंगी तो यहाँ पर क्षेत्र आपका आएगा। तो कुल मिला के एक ऐसी प्रक्रिया होती है, ये जो आपकी है, इनमें अल नीनो, जेट स्ट्रीम और सभी आपके शामिल हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। ये जो आपका होता है सर, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं सहकारी खेती। क्या बोलते हैं इसको, सहकारी खेती, यानी कोऑपरेटिव फार्मिंग इसको कहा जाता है। यानी अपनी किसान अपनी छोटी और बिखरी हुई जो जोतें होती हैं इनको एक साथ मिला देते हैं, जिसको हम लोग को बोल देते हैं चकबंदी, है ना। उसी प्रकार से ये भी है कि एक साथ मिलाकर संसाधन यानी भूमि, पूंजी, श्रम को साझा करते हैं और इसके बाद पैसा इसमें आपको लगा देते हैं। तो लाभ को भूमि, श्रम और श्रम पूंजी के अनुसार में बांट लेते हैं। तो यह होता है डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का जो दिया गया है किसको प्रदान किया गया है। तो यह दिया गया है मोहनलाल विश्वनाथ नायर को दिया है, मोहनलाल विश्वनाथ नायर को दिया है। ए नंबर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर 9 सितंबर 2025 को विश्व बैंक ने किन राज्यों के लिए तटीय लचीलापन और सुदृढ़ीकरण परियोजना को मंजूरी प्रदान किया है। यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर बनेगा 78 में ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो आपका कर्नाटक और तमिलनाडु आपका है, कौन है, किन राज्यों के लिए शुरू किया है, ये क्या है, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में लचीलापन और सुदृढ़ीकरण के लिए परियोजना किया है, और ये विश्व बैंक ने किया है, यानी आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है मई 2025 में किस कंजर्वेटिव नेता को जर्मनी का नया चांसलर चुना गया है। तो जर्मनी का नया चांसलर आपके बने हैं कौन, तो यहाँ पर याद रखना है, इनका नाम है फ्रेडरिक मर्ज, इनका नाम है, क्या नाम है, फ्रेडरिक मर्ज इनका नाम है। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि मई 2025 में यहाँ पर देखा जाए तो युलास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य किसको घोषित किया गया है। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है, और यहाँ पर देखा जाए तो 80 नंबर का जो ऑप्शन है वो जवाब हो जाएगा सी नंबर, मिजोरम हो गया है। कौन है, मिजोरम इसका आंसर है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य आपका बन गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून 2025 को मनाया गया है, इसकी थीम क्या रही है। तो इसकी थीम क्या रही है, यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर योग फॉर, है ना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी जवाब क्या बनेगा, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कुल योजना परिव्यय की प्रतिशतता के रूप में कृषि और सिंचाई में योजना आवंटन किस पंचवर्षीय योजना में उच्चतम राशि की रही है। कह रहा है सर जी कुल योजना परिव्यय की परसेंट के हिसाब से कृषि और सिंचाई में जो योजना आवंटन किया गया था, है ना, कृषि के लिए, और कृषि में जो आपकी योजना है यानी कृषि और सिंचाई में जो सिंचाई है, इसकी योजना में जो सर्वाधिक रहा है बजट एक प्रकार से, वो किस में रहा है। तो ये थी सर जी कौन सी, यहाँ पर कहेंगे सर ये पहले नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें कृषि पर ही फोकस किया गया था, और कृषि पर फोकस किया गया तो इसी में आपका बजट सबसे ज़्यादा रहा था कृषि के बारे में। क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा दस्तावेज है बजट के एक भाग के रूप में संसद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपके संसद में आपका विनियोग विधेयक होया है, अनुदानों की मांग होती है,
यहाँ पर आपसे दिया गया है राजस्व विधेयक। तो राजस्व विधेयक ये संसद का एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं संसद में प्रस्तुत नहीं होता है। यह राजस्व विधेयक होता है, बजट का एक भाग के रूप में पेश नहीं होगा, बल्कि राजस्व कर के रूप में होता है, जो कि वित्त विधेयक के हिस्से के रूप में होता है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कागजी मुद्रा प्रथम बार सजी कब शुरू की गई थी। भारत में जो कागजी मुद्रा है प्रथम बार शुरुआत होती है, और ये शुरुआत होती है 1862 में। कब? 1862। ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारत सरकार द्वारा शेयर का पूंजी विनिवेश के लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति सजी कब की गई थी। 85 नंबर दिया गया है। यहाँ पर याद रखना है ये आपकी की गई थी 1993 में। कब की गई थी? तो हमने कहा भारत सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है इनमें शेयर का जो पूंजी विनिवेश है इसके लिए रंगराजन समिति की नियुक्ति आपकी 1993 में की गई थी। यहाँ पर दिया है भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ पर लगाया गया था। तो यह भारत का पहला उर्वरक संयंत्र है और ये लगाया गया था सिंदरी। सिंदरी कहाँ पड़ता है? सिंदरी कहाँ पड़ता है? सिंदरी पड़ता है आपके झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में लगाया गया था और आपके 1951 में लगाया गया था। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन दिया गया है कि स्वच्छ जल और स्वच्छता किस SDG से आपका संबंधित है। यानी स्वच्छता से रिलेटेड आपका है तो ये सभी आपको होता है SDG आपका 6 होता है, यानी सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता उपलब्ध कराना। ऑप्शन आपका बी बनेगा। और जब थ्योरी आप पढ़ेंगे तो इनके बारे में आप लोग 1 2 3 4 5 ये जो आपके SDG हैं इनको पढ़ेंगे। कह रहा है सर जी भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 129 के तहत को अभिलेख का न्यायालय घोषित किया गया है। यानी 88 की बात करते हैं तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय। यानी जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय होता है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के रिकॉर्ड होते हैं अधिकारियों और अन्य लोगों के लिए प्रमाण के रूप में होते हैं, तो हम क्या सर्वोच्च न्यायालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि परम सुपर कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो ये जो आपका है 5वीं पीढ़ी का है। कौन सी जनरेशन का है? ये 5वीं पीढ़ी का सुपर कंप्यूटर है। दोस्तों याद रखना भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया था कंप्यूटर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्ष 2025 में किस लक्ष्य को प्राप्त करने पर विशेष बल दिया गया है। तो यहाँ पर यह दिया गया है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना है। कितना? यानी राज्य को 2025 के लास्ट तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना ये उत्तर प्रदेश का दीर्घकालीन लक्ष्य आपका है। तो ऑप्शन आपका बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और बाकी बचे हुए आपके 10 क्वेश्चन आपके मैथ के हैं, और मैथ तो हम पढ़ाते नहीं हैं। अपना मैथ जहाँ पर पढ़ाई जा रही हो वहाँ पर आप पढ़िएगा, ठीक है ना। तो ये मॉडल पेपर नंबर आपका क्या हो गया? सजी 6 आपका कंप्लीट हो गया। और आपको डेली शाम को 6 बजे जुड़ना है। हमने कहा भी है कि शाम को 6 बजे आपको जुड़ना है। अब आप लोगों में से टाइम रहता है किसी के पास नहीं रहता है, और नहीं रहता है तो वो क्लास को बाद में देखते हैं। और लाइव हम क्लास जब देते हैं तो लाइव क्लास में 2-4 बच्चे होते हैं, तो हमारे पास टाइम होगा तो हम लाइव क्लास लेंगे, और अगर नहीं निकल पाता है तो हम आपको रिकॉर्ड देंगे। लेकिन आपको क्लास हम आपको 6 बजे आपको देंगे। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हम आपको मैसेज कर देते हैं टेलीग्राम पे। अब आपको कहो सर जी हमको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो फिर ये आपकी कमी है। हमने कहा है कि टेलीग्राम पे जुड़ने का कोई आपको पैसा नहीं लगता है, लेकिन टेलीग्राम पे आप जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा ही मिलता है। आपको PDF भी आपको दे देते हैं, यहाँ पर देखा जाए नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, और भी जानकारी होती है वो भी मिल जाती है ना। तो टेलीग्राम आप लोग जुड़ जाइए। और आपको पहली बार टाइम आपका निर्धारित कर दिया है, संशोधित आपका हो गया है। आपका टाइम आपका 6 बजे आपका है। तो अगर आप लोग ज़्यादा संख्या में होंगे तो हमको भी पढ़ाने में लगे मज़ा आएगा कि नहीं, आप लोग ज़्यादा संख्या में मौजूद होते हैं, हम लाइव पढ़ाएंगे। लेकिन अब 2-4 लोग अगर आप रहोगे तो फिर हमें लाइव पढ़ाने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम आपको रिकॉर्ड देंगे। जिनको पढ़ने के हिसाब से है तो बना हुआ नाम से पढ़ लेंगे। जिनको पढ़ना नहीं है, लाइव में सिर्फ एक दूसरे का कमेंट करना है कि हम एक दूसरे के कमेंट देखते रहें, बातें करते रहें, तो भैया उनको लाइव की आवश्यकता होगी। तो भैया अगर हमारे पास टाइम है तो हम लाइव दे रहे हैं, और लाइव टाइम नहीं होगा तो हम आपको ऐसे दे देंगे। बाकी हम आपको यहाँ पर 6 बजे आपको देंगे। क्लियर है? अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो हम आपको मैसेज करेंगे कि आज क्लास होगी या नहीं होगी। ये जानकारी आपको टेलीग्राम पे मिल पाएगी। बाकी टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन, अगर आपको यूट्यूब का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो हम आपको इसलिए तो टेलीग्राम पे बोलते हैं कि टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे कोई पैसा थोड़ा आपसे मांगते हैं कि पैसा मांगते हैं, आपसे PDF मिलती हैं, सुविधाएँ मिलती हैं। तो जहाँ सुविधा मिलती है फ्री चीज़ की उसको आप जुड़िए, यह आपका फर्ज होता है। तो आपको डेली अब आपको शाम को 6 बजे आपको मिलेगी। ये जो आपका है लेखपाल का प्रैक्टिस सेट है। और बाकी अभी हम आपको लेखपाल से रिलेटेड आपकी जो टॉपिक वाइज आपके होंगे, कंप्यूटर हो गया, UPG क्या हो गया, है ना, इनकी भी क्लासें आपको दे देंगे। तो इनसे भी आप लोग मैराथन क्लासें हम करा देंगे और खत्म करेंगे आपका सिलेबस जल्दी से, ठीक है। और एग्जाम डेट होगी तो फिर आप तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एग्जाम डेट जब आएगी तो आप लोग पढ़ेंगे, क्लासों की संख्या हम बढ़ाएंगे, फिर तो क्लासों की संख्या हम बढ़ाएंगे ना। तो चलिए फिर आज के दिन रखते हैं। सेशन अपना लाइक शेयर कर दीजिएगा, टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद सभी को, जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।